अच्छे देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे देखें स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का एक नया चैप्टर नंबर 4 जो है फर्स्ट डे के जो स्टूडेंट्स की क्लास चल रही थी उसका आज से स्टार्ट लेंगे। तो इसमें ऑलरेडी आप लोगों को मैंने जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आप लोगों को करवाए हैं, तो ये चैप्टर उनसे बिल्कुल अब डिफरेंट है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में जो मेन कंसेप्ट है वो है सीक्वेंस का कंसेप्ट है, और इसमें एक और कंसेप्ट आएगा उसको हम लोग सीरीज़ कहते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, इवन चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, इसमें तकरीबन आपको सीक्वेंस और सीरीज़ के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। अब शुरू में उन्होंने डिफिनीशन दी है आपकी बुक में कि सीक्वेंस की क्या डिफिनीशन है। तो देखिए, कहते हैं सीक्वेंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन पार्टिकुलर ऑर्डर। यानी कि जब हम लोग सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास नंबर्स की कुछ कलेक्शंस हैं अरेंज इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, जो किसी न किसी ऑर्डर को या किसी न किसी पैटर्न को वो फॉलो करती हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। मज़ीद एडवांस डिफिनीशन ये भी बताई गई है बुक में कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, सीक्वेंस एक फंक्शन है। अब देखिए, फंक्शन का कंसेप्ट आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा। जहाँ कहीं भी हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो फंक्शन में एक सेट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, और एक सेट होता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ पे उन्होंने फंक्शन का कंसेप्ट इंशाल्लाह आपको मैं चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट की बुक में दूंगा। आज की क्लास में जस्ट उन्होंने डिफिनीशन दिया है कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, सीक्वेंस एक फंक्शन है। ठीक है, अब आपको पता है सीक्वेंस का डोमेन होता है, तो कहते हैं इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स मीन नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, अब नोट में ये बता रहा है कि अ सीक्वेंस इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशंस। आइंदा हम जाएंगे तो आपके कोर्स में टॉपिक्स आएंगे AP, GP, HP। तो AP स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये आपको कुछ खास स्पेशल प्रोग्रेशंस और सीक्वेंस जो हैं वो आपके कोर्स में हैं, वो आप लोगों को हमने करवानी होंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं। अब अगर आपके पास एक सीक्वेंस है तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको हम इस तरह लिखते हैं A sub 1, उसकी जो सेकंड टर्म है उसको हम लोग A sub 2 लिख सकते हैं, उसकी जो थर्ड टर्म है इसको हम लोग A sub 3 लिख सकते हैं, और उसकी जो nth टर्म है इसको हम लोग A sub n कह सकते हैं। तो ये जो an आपको नज़र आ रहा है इसमें, ये A sub n जो नज़र आ रहा है, इसको हम लोग सीक्वेंस की कौन सी टर्म कहेंगे? इसको हम लोग सीक्वेंस की जनरल टर्म भी कहेंगे, और इसको हम सीक्वेंस की एनर टर्म भी कहेंगे। तो मेन चीज़ अब साथ साथ इनके ऊपर आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 124 पेज पे। अब ये उन्होंने आपको एक सीक्वेंस, आपको ये देखें, आपको A sub n मीन an आपको गिवन है, तो बेसिकली आपको सीक्वेंस की एनर टर्म या जनरल टर्म गिवन है। कहते हैं आप अपने स्टूडेंट से कहें कि मुझे इस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स निकाल के बताएं कि पहली 4 टर्म्स इसकी क्या होंगी। जैसा कि A1 ये फर्स्ट टर्म है, A2 ये सेकंड टर्म है, A sub 3 ये थर्ड टर्म है, A sub 4 ये फोर्थ टर्म है, अप टू सो वन। तो खैर आपने जाके इसमें नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं, क्योंकि आपने कहा है कि सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब आप इसमें n की जगह पुटिंग करें, पहले इसमें n की जगह 1 लगा दें, इसमें आप n की जगह 1 लगा दें, तो A sub 1 की वैल्यू निकालें, इसमें आप पुटिंग करें। बहुत ईजी चैप्टर है, जस्ट आप लोगों को कुछ फार्मूले हैं वो देखने हैं और सिर्फ उन फार्मूलों को जाके इस्तेमाल करने हैं। तो अब इसमें आप पुटिंग करें, n की जगह 1 डालें तो देखें फर्स्ट टर्म का आंसर आएगा। फिर आप इसमें n की जगह 2 डालें, आपके पास सेकंड टर्म का आंसर आएगा। फिर आप n की जगह 3 डालें, आपके पास थर्ड टर्म आएगी। तो खैर आप जाएं क्वेश्चन नंबर 2 में, आप देखिएगा आपके सर ने कहा हुआ है कि आपने पहली 4 टर्म्स बतानी है। तो n को 1 लिया तो फर्स्ट टर्म आएगी, n को 2 लिया तो सेकंड टर्म आएगी, n को 3 लिया तो थर्ड टर्म आएगी। अब मेरे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, तो फिर देखें आखिर में ये स्टार्ट में देखें, फिर मैंने n की जगह 4 पुट किया तो आपके पास सीक्वेंस की चौथी टर्म आ गई। तो हैंस रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स आर, ये आपके रिजल्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, साथ साथ होमवर्क की तरफ भी आते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका वो जो क्वेश्चन अभी पिछले पेज पे चल रहा है उसका जो सेकंड पार्ट है वो फिर आप लोगों ने ट्राई करने। उसमें जस्ट आप लोगों को फार्मूला गिवन है, फार्मूला आपको गिवन होगा, आपने जाके उस फार्मूले में जस्ट पुटिंग करनी है। फिर यहाँ पे कुछ आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में करवाएंगे कि आपको सीक्वेंस
जब बनाने का कहेगा तो उसमें आपको उसकी शुरू में कुछ टर्म्स बता देगा और उसके बाद आपको एक रूल या एक फार्मूला देगा जिसकी मदद से आप मज़ीद टर्म्स निकाल सकते हैं। जो सीक्वेंस इस तरीके से डिफ़ाइन की जाती है, ये जो भी आपके सामने हाईलाइट कर रहे हैं, तो फिर इस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये आपके पास सीक्वेंस का कौन सा फार्मूला है, ये सीक्वेंस का रिकर्सिवली फार्मूला है। या हम ये कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस डिफाइन हुई है ये सीक्वेंस रिकर्सिवली डिफाइंड हुई है। देखिए आपको स्टार्ट में कुछ टर्म दे रहा है और फिर आपको फार्मूला दे रहा है जिसकी मदद से आपने मज़ीद टर्म्स निकालनी है। तो अब आप इसमें पुटिंग करें, पहले इसमें n की जगह 1 पुट करें, n की जगह 1 पुट करेंगे तो a सब 2, n की जगह 1 पुट करेंगे तो a सब 1, a सब 1 की वैल्यू 3 है तो 5 में से 3 निकालें 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है। सिर्फ आपको जो फार्मूला दिया जाता है उसमें आपने नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं। ठीक है, सबसे मैथ्स में जो सिंपलेस्ट नंबर हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपने पुट करके अपने लिए जस्ट सीक्वेंस को जनरेट करने हैं। तो अब आप देख सकते हैं बस मैंने इसी फार्मूले पे काम शुरू किया, n को 1 लिया तो सेकंड टर्म आई, इसमें n की जगह 1 लगा दें तो ये 1 + 1 से 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसी तरीके से आगे जाएंगे, इसमें भी n की जगह 1 डाल दें, फिर a सब 1 की वैल्यू ऊपर देखें 3 है तो 5 में से 3 गए 2 आ गया। फिर आप n की जगह 2 इसी वाले फार्मूले में डालें, n की जगह 2 डालें तो a सब 3 आ जाएगा, n की जगह 2 डालें तो 5 माइनस a सब 2, अब a सब 2 की वैल्यू 2 है, सॉल्व किया फिर 3 आ गया। बस अब बाकी आप इसमें पुटिंग्स करते जाएं। तो आपसे पहली 5 टर्म्स पूछी गई हैं तो फिर आपने बताना है कि फर्स्ट टर्म 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर नेक्स्ट 2 होगा और इस तरीके से चलती जाएगी। ठीक है, इसी के ऊपर फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, वो मैं इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप साथ साथ खुद प्रैक्टिस करते जाएं। इसी ही कानून को देखें जो मैंने आपके सामने किया है, आपके पास रिजल्ट्स आते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जाएं, पेज 3 पे आ जाएं। अब वो आपको लेके आ रहा है सीरीज़ की तरफ। ठीक है, तो कहते हैं अ सीक्वेंस इज़ एन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, वेयर अ सीरीज इज़ अ सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि इसका मतलब है कि जहाँ कहीं भी हम नाम यूज़ करेंगे सीरीज़ का, तो सीरीज़ का मतलब ये है, देखिए आपको यहाँ से नज़र आ रहा है ये A1 A2 A3 अप टू AN, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक सम है। ठीक है, आपको देखें बीच में एडिशन नज़र आ रही है। ठीक है, तो खैर सीरीज़ को हम जहाँ कहीं भी डिस्कस करेंगे सीरीज़ को, तो सीरीज़ का मतलब ये है कि आपके पास जो सीक्वेंस है उनकी जो टर्म्स का सम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सीरीज़ कहते हैं। फिर इस पे भी क्वेश्चन नंबर 5 आपके सिलेबस में दिया गया है। अब ज़्यादातर आपको पता है कि ये जो आपने सामने बात कही है, ये जो अभी आपने पेज नंबर 3 पे आए, ये जो भी आपने बात कही है ये, तो इस चीज़ को हम बंद करके, ये हमारे पास एक स्टाइल है सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा नोटेशंस में भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, ये जो आपके सामने है, ये जिसको भी मैं कलर कर रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हैं समेशन, ये सिग्मा का साइन है, साथ लिख देंगे ए सब के। अब के बारे में बताएंगे कि वहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, के 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये खैर आपके पास सीरीज़ की खुली हुई शक्ल है, ये उसकी एक बंद शक्ल है। ठीक है, अब जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, कहते हैं मैं आपको ये सीरीज़ दे रहा हूँ, आप मुझे इसको एक्सपेंड करके बता दें, मतलब इसको खोल के बताएं। तो आपने इसमें बस जस्ट पुटिंग करनी है, जे को पहले 1 डालें, फिर आप इसमें जे की जगह 2 डालें, फिर जे की जगह 3 डालें जब तक 6 नहीं आता, फिर जे की जगह 4 डालें, फिर जे की जगह 5 डालें, फिर जे की जगह 6 डालें। तो ये देखें पहले मैंने जे की जगह 1 डाला तो 2 × 1 -3। ठीक है, फिर इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट इसमें आपने 2 पुट किया, तो इसमें जब 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 -3, फिर 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 -3, फिर 4 पुट करेंगे 2 × 4 -3। बस इसको आपने फिर जाके जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो बस इसकी जो खुली हुई शक्ल है वो आप लोगों ने बताना होगा। इसी तरह फिर मेरे स्टूडेंट जाके इसी के ऊपर मैं साथ साथ होमवर्क्स दे रहा हूँ, ये इसका जो चौथा पार्ट है ये फिर आप लोगों ने खुद ट्राई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब आगे जाते जाएँ। इसके बाद फिर कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस हैं, ये फिर आगे इस्तेमाल होंगी, स्पेशली चैप्टर नंबर 7 में आपको मैं बायनॉमियल थ्योरम करवाऊंगा, उसमें ये पास्कल का जो कंसेप्ट है, पास्कल की जो सीक्वेंस है, ये फिर वहाँ पे भी इस्तेमाल होगी। आज की क्लास में जस्ट आपको फार्मूले गिवन है, आपने उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने उसमें पुटिंग्स करनी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अब ये फार्मूला भी आप बुक में देख लीजिएगा, आपको ये फार्मूला गिवन है कि द जनरल
पास्कल सीक्वेंस इज रिकर्सिवली डिफाइंड बाय, ठीक है, ये वही बात है मैंने आपसे कहा ना, ये फिर आपको मैं चैप्टर नंबर 6 में ये आइडिया दूंगा परम्यूटेशंस कम्बिनेशंस। तो ये बेसिकली कम्बिनेशंस की सिंबल है कि NC0 जो है ये स्टाइल है कम्बिनेशन को लिखने का, ठीक है। N0 की जो कम्बिनेशन है वो 1 के इक्वल है, और NR+1 की जो कम्बिनेशन है वो इक्वल है N-1 होल डिवाइडेड बाय R+1 टाइम्स NCR। ये फिर हम आपको काफ़ी डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में मैं आप लोगों को करवाऊंगा कि ये पास्कल सीक्वेंस क्या है एक बात, और ये जो पास्कल सीक्वेंस में ये जो मैंने आपको फार्मूला ड्राइव करके दिया इसमें एक कम्बिनेशन का कंसेप्ट है, वो फिर मैं आपको टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप बुक में भी जाके रीड कर लें। तो पास्कल सीक्वेंस के बारे में यही बताया जा रहा है कि पास्कल सीक्वेंस जो है ये ज़्यादातर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के लिए यूज़ होगी, ठीक है। तो शायद ये बातें आपको मेरी कुछ मुश्किल लगें, इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें, जब इसका टाइम आएगा फिर आपको मैं इसका जो और आइडिया है वो दे दूंगा। फिलहाल उसने ये कहा है कि आप अपने स्टूडेंट से कहें कि n=5 के लिए मुझे पास्कल सीक्वेंस बना के दे, और फिर आखिर में देखें n=6 के लिए भी मुझे पास्कल सीक्वेंस बना के दो। तो एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, एक पार्ट स्टूडेंट्स को देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब आ जाएं n=5 इसमें पुट कर लें, n की जगह 5 पुट कर लें। तो ये देखें आपके सामने इसकी शक्ल आ गई। अब आप अगर घर जाके n=6 वाला करेंगे तो फिर आपने इसी जो आपको मैंने ऊपर डिफिनीशन दी है तो उसमें आपने n की जगह क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। फिर आप इसमें जाएं, अब पुटिंग करें, ये जो r है ये फिर हम चैप्टर नंबर 6 में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये क्लियर कर लें, r को आपने पहले 0 लेना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से पुटिंग शुरू करनी है। तो देखिए पहले हमने r को 0 लिया, तो जब आप इसमें r को 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 1, इसमें r की जगह 0 डालें, इसमें भी r की जगह 0 डालें, इसमें भी r की जगह 0 डालें। तो देखें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी। फिर 5 कॉम्बिनेशन 0, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसमें 1 पुट कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 5 आ जाएगा। इसी तरह आप इसको चेंज करते जाएं, पहले आपने r को 0 इसमें डाला, फिर r को 1 इसमें डालें। तो जब आप इसमें r की जगह 1 डालेंगे तो 5, और देखिए नीचे 2 आ जाएगा। r की जगह 1 डालें तो 5 - 1 4, और r की जगह 1 डालें 1 + 1 2, और r की जगह यहाँ भी 1 डालें तो 5 कॉम्बिनेशन 1। फिर 5 कॉम्बिनेशन 1 की वैल्यू ऊपर से होगी वो इसमें पुट कर दें, ठीक है स्टूडेंट। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से 10 आएगा। अब आगे जाते जाएं, आपने पहले r को 0 इसमें डाला, फिर आपने r को 1 इसमें पुट किया, फिर आपने इसमें r को 2 पुट किया। अब आप इसी में r को जाके 3 पुट करें तो ये हो जाएगा 5, 3 + 1 4, देखें 5 कॉम्बिनेशन 4। फिर इसमें आप r की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 3, तो 5 में से 3 गए तो आप देख सकते हैं 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर लिया, ठीक है। तो ये बस आप लोग फिर जाएं इसमें पुटिंग करते जाएं, पहले इसमें r की जगह 0 डालें तो आपके पास कोई रिज़ल्ट आएगा, फिर r की जगह इसमें, ठीक है, 0 के बाद नेक्स्ट क्या है, फिर आप इसमें r की जगह 1 पुट करें तो 1 पुट करने से ये रिज़ल्ट आएगा, फिर r की जगह 2 पुट करें उससे ये रिज़ल्ट आएगा। हाँ, हर एक नए रिज़ल्ट में पुराने रिज़ल्ट के जो फार्मूले हैं वो आपने साथ साथ यूज़ करने होंगे। फिर r को 3 लेंगे तो आप इसमें r की जगह 3 डालें, यहाँ पे r की जगह 3 डालें, या इसमें आ जाएं यहाँ पे आप r की जगह 3 डाल दें। तो जब आप r की जगह 3 डालेंगे तो फिर वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें 2/4 से तो 1/2 आएगा, और 5 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू 10 है। तो ये सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से इसका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पास्कल सीक्वेंस जो है ये आपके सामने आएगी 1 5 10 10 5 1। तो खैर इंशाल्लाह फिर हम आपको बाद में चैप्टर नंबर 7 में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस बताएंगे। आज की क्लास में जस्ट आपको फार्मूलेस गिवन हैं और आपने इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करके इसकी सीक्वेंस बनानी है। बाद में फिर आपको मैं बताऊंगा कि पास्कल ने इस सीक्वेंस को बनाने का एक तरीका भी बताया था, वो फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आगे जाएं। अब आपके कोर्स में कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस हैं। एक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये इंशाल्लाह आज से स्टार्ट करेंगे। एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एक है एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये 4 सीक्वेंसेस आपके कोर्स में चलेंगी। ये जो पहली 3 मैंने लिखी हैं ये चैप्टर नंबर
4 में डिस्कस होंगी, और ये जो लास्ट में आपको नज़र आ रही है ये फिर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में देखना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में पहले हम ये सीखते हैं कि ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसकी क्या डिफिनीशन है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, और इसका एनाटॉम का फार्मूला क्या है, और फिर हमने इनके ऊपर आज क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो देखें, अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं जो किसी खास नंबर के साथ ऐड होके बनती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ए है, ठीक है, फिर a प्लस डी है, फिर देखें a प्लस 2d है, फिर a प्लस 3d है। तो आप देख रहे हैं ये ऐसी सीक्वेंस है जो किसी खास नंबर के साथ ऐड होके बन रही है। इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या आप देखें 3, 7, 11, 15, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस निकालें ना, कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो 7 में से 3 गए 4, बताएं 3 के साथ 4 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 के साथ 4 ऐड करेंगे 11 आएगा, 11 के साथ 4 ऐड करेंगे 15 आएगा। ये आपके सामने वो सीक्वेंस बन गई। ठीक है, तो खैर ये मैंने आपके सामने वो कुछ स्टाइल बताए हैं कि अगर आपको सीक्वेंस गिवन हो तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये एक खूबी है कि इसमें हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो ज़रूर सेम आता है। आप देख सकते हैं 7 माइनस 3 करें या 11 माइनस 7 करें या 15 माइनस 11 करें, रिजल्ट सेम आते हैं। ठीक है, बाकी फिर मैंने लिखा है डी स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इस तरह निकालना है कि आपने कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स लेके उनका जाके डिफरेंस निकालने, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है A2 माइनस A1, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह आगे जाएंगे, फिर सीक्वेंस की शुरू हो जाएगी एनाटॉम। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एनाटॉम क्या है, तो अब आपको अभी जो मैंने इसका स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, अभी पिछले पेज पे आपने इसका स्ट्रक्चर्स देखा था कि इसकी फर्स्ट टर्म AC है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है। तो अब आपने कोशिश करनी है, इसमें आपने कोई ना कोई सेटिंग करनी है। देखें, जब यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, क्या मतलब, आप इस 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं जब आप 3 निकाल रहे थे तो यहाँ पे D के साथ 2 आया है, तो बताएं आप इस 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1। ये देखें 3 माइनस 1। फिर आप देख रहे हैं जब आप सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो D के साथ 1 आया हुआ है। ठीक है, तो 1 को आप 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो ये देखें 2 माइनस 1। तो यहाँ पे आज की क्लास में ये होगा कि आपको ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ जिसको हम कहते हैं एनाटॉम, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जब आप ले रहे थे, तो फर्स्ट टर्म को हम, ये पेज नंबर 5 पे वापस आएँ तो देखें अब यहाँ पे 1 है, तो फिर देखें D के साथ आ रहा है 1 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1। तो बताएं अब एनाटॉम कैसी होगी, एनाटॉम जो आपके पास AP है उसकी इक्वल होगी कि आपने क्या करना है, आपने एनाटॉम इक्वल होगी फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे n है तो अब आप क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू D। तो खैर ये फार्मूला इसलिए मैंने आपको ड्राइव करके दे दिया ताकि आपको इसमें जो पैटर्न है वो क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जाएं। अच्छा, इसी तरीके से ये हो गया अरिथमेटिक सीक्वेंस, और आज की क्लास का जो आखिरी टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, देखें स्मॉल a है, फिर a है, फिर b है, और ये तीनों नंबर आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, तो फिर याद रखें ये जो बीच वाला नंबर है जिसको भी मैंने आपके सामने हाईलाइट किया, इस नंबर को आपने कहना है कि ये इस A का और इस B का क्या है, अरिथमेटिक मीन है। और इसको निकालने का क्या तरीका है, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ मैंने इसकी कुछ प्रूफ भी बताई है कि अगर ये तीनों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में खूबी है कि हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो बताएं a माइनस ए मस्ट बी इक्वल्स टू b माइनस ए, ये देखिए आपको नज़र आया होगा। फिर कोशिश करें इस कैपिटल A को एक साइड पे लाएं, बाकियों को वहाँ भेज दें, वहाँ से फिर आप इस फार्मूले को आप लोग जाके ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास को आगे साथ साथ बढ़ाते जाएंगे। अब मैंने कोशिश की कि आपको साथ साथ एक्सरसाइज की तरफ लेके आएँ। एक्सरसाइज आपकी जो चल रही है 4.1 वो तो चलें सिंपल थी, उसमें तो सीक्वेंस और सीरीज़ के कंसेप्ट थे। अब 4.2 में अब आपको कुछ डेटा दे रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा पेज नंबर 127 पे। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, उसकी पहली टर्म 8 है, उसकी 21वीं टर्म जो है वो 108 है। कहते हैं बताएं उसकी 7वीं टर्म क्या होगी।
ठीक है। तो मेन चीज़ जो है वो ये है कि अब फर्स्ट टर्म तो चलो 8 है, बताएं 21 टर्म को आप लिख सकते हैं a1 + 20 - 1 × d, यानी कि आप a21 को लिख सकते हैं a1 + 20d, क्योंकि हकीकत में हमें d की ज़रूरत है। फिर मेरे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब जाएंगे और उनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ मालूम है, a1 की जगह पुटिंग करेंगे। ओके, फिर इसी तरीके से आपने a21 की वैल्यू डाल दें इसमें, ये जो आपने फार्मूला सेट किया ये, और इसको जाके आप खूब सिंप्लीफाई करें। यहाँ से d की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 5। फिर उन्होंने स्टूडेंट से ये कहा है कि आप जाके मेरे लिए सीक्वेंस भी बनाएं, ठीक है। बल्कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप मुझे इसकी 7वीं टर्म बताएं, ठीक है। तो 7वीं टर्म निकालने का क्या तरीका है, a1 + 60, बस इसमें आपने पुटिंग करनी है, a1 की जगह 8 और d की जगह 5। ये एक वैल्यू मैंने निकाल के दी है, एक वैल्यू आपको पहले से गिवन थी। दोबारा इस क्वेश्चन को सुन लें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 बातें गिवन हैं। अब आपने खुद सोच समझ के जो मिसिंग्स हैं वो आपने जाके निकालना है, तो फिर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 21वीं टर्म 108 है, तो मेन चीज़ ये फार्मूला है कि 21वीं टर्म जो है उसको हम लिखेंगे किस तरीके से। तो जब आप 21वीं टर्म को लिख लेंगे, फिर आप उसमें जब पुटिंग करेंगे वहाँ से आपके पास d आ जाएगा। फिर आपसे 7वीं टर्म पूछी गई है, तो 7वीं टर्म को लिख सकते हैं a1 + 60, बस इसमें आप लोग पुटिंग करके इसको कंप्लीट करते जाएं। ठीक है स्टूडेंट, आगे जाएं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपको कह रहा है कि मैं आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रहा हूँ। 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 78 है। कहते हैं बताओ इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं। मीन आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेटा बनाएं। फर्स्ट टर्म देखें 6 है, लास्ट टर्म देखें 78 है, और d जो है वो तो कॉमन डिफरेंस है, तो अब आप 9 में से 6 माइनस कर दें, 3 हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपके सामने बात कही है, इसको आप जाके इस फार्मूले में पुट कर दें। देखें an की जगह पुट करें, फिर a1 की जगह पुट करें, फिर d की जगह पुट करें, फिर ये ब्रैकेट्स वगैरह खोलें, n को एक साइड पे लेके आएँ, तो वहाँ से आपके पास फिर n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 25। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो आपका क्वेश्चन था, ये जो आपका क्वेश्चन था जिसमें आपसे ये पूछा गया था कि इस सीक्वेंस की जो कौन सी टर्म 78 है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि उसकी जो 25वीं टर्म है, 25th टर्म है, वो किसकी इक्वल है, वो 78 के इक्वल है। अच्छा, इसी तरह फिर आगे जाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस में दिया गया है। आज मैंने आपके ग्रुप में वो जो आपके सिलेबस के क्वेश्चंस हैं वो भी शेयर कर लिए, तो आप लोग उनको भी साथ साथ देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएँ। देखिए अब आपको कुछ नंबर्स दे रहा है, 2k + 7, 6k - 2 और 8k - 4। कहते हैं ये 3 नंबर्स हैं और ये तीनों नंबर्स मिलके एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। कहते हैं मुझे k की वैल्यू निकाल के बता दो। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि अरिथमेटिक में ये खूबी है कि आप हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम आता है। यानी कि 6k - 2 में से आप 2k + 7 माइनस करें, या 8k - 4 में से 6k - 2 माइनस करें, तो ये रिजल्ट सेम होगा। तो यहाँ से देखिए मुझे k की वैल्यू मिली है 7/2, वो आपने फिर जाके इसमें पुटिंग करनी होगी। नेक्स्ट पेज पे देखें, फिर मैंने पुटिंग की है, फर्स्ट टर्म की पुटिंग की है। फर्स्ट टर्म आपके पास था 2k + 7, तो 2 लिखें, k की वैल्यू है 7/2 + 7, 2 से कैंसिल, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 7 + 7 कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। फिर सेकंड टर्म जो है वो है 6k - 2, तो आप इसमें भी k की जगह 7/2 करें, सॉल्व कर लें, आंसर्स आएंगे 19। फिर इसी तरह आप इसकी तीसरी टर्म निकालेंगे, पुटिंग कर लें, तो वहाँ से आंसर्स क्या आ जाएगा, 24। तो कहते हैं हेंस रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 14, 19, 24। सीक्वेंस हमेशा इन्फिनिट होती है, तो आगे लिख लिया करें, एंड सो ऑन, ये आगे भी चल रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो खैर इस क्वेश्चन में आपको ये कुछ ख़ास 3 नंबर्स दिए गए थे और वो तीनों नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे थे, और उसमें एक मिसिंग नंबर था k की वैल्यू निकालनी थी, और फिर आपको जो 3 नंबर्स दिए हैं उसमें k की वैल्यू डाल के आपने उसके जो रिजल्ट्स हैं वो जाके आपने निकालने होंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसी तरह फिर आप आगे जाएंगे आज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट ये है कि आपको ये 3 नंबर्स दिए जा रहे हैं, ये 3 नंबर्स, और ये तीनों नंबर्स कौन से सीक्वेंस बना रहे हैं, ये तीनों नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो अब आपको एक टारगेट दिया गया है कि ये जो
b प्लस सी माइनस ए बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी। ये तीनों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। आपने प्रूफ करना है कि 1 बाई ए, देखिए मैंने लिखा है टारगेट, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, ये कौन सी सीक्वेंस बनाएंगे? ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपने प्रूफ करना है। अब आपने क्या किया, ये जो आपको 3 नंबर्स गिवन हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, याद रखें अगर 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं और आप उसके साथ कोई भी खास कांस्टेंट ऐड कर दो तो वो तब भी कौन सी सीक्वेंस बनाते हैं, तब भी वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस ही बनाते हैं। ठीक है, अब मेरे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब ये 2 मैंने ऐड इसलिए किया कि इससे अब मैं अपनी प्रूफ के करीब हो जाऊंगा। आप इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2a, इसका एलसीएम ले लें ये हो जाएगा 2b, इसका एलसीएम ले लें ये हो जाएगा 2c। फिर आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, b प्लस सी माइनस ए प्लस 2a। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट को भी आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, और फिर नेक्स्ट को आप लिख सकते हैं a प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। और ये आपके पास तीनों नंबर्स कौन सी सीक्वेंस बनाएंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे। मतलब याद रखें अगर 3 नंबर अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं 3 नंबर्स, तो आप उनके साथ अगर कोई ख़ास कांस्टेंट ऐड कर दें तब भी उनका जो डिफिनीशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है, बस इसको फिर आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया है और आखिर में अब आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है। तो हम इस तीनों टर्म्स को a प्लस बी प्लस सी पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा फिर 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी। तो ये कौन सी सीक्वेंस बन गई? तो ये आपने प्रूफ करना था कि ये आपके पास जो 3 नंबर्स आए हैं, 3 नंबर्स, तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने कुछ रिजल्ट्स हैं अगर वो आपके पास होंगे तो फिर आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरीके से आपके पास ये अब क्वेश्चन नंबर 9 में अब उन्होंने आपको एक स्टोरी प्रॉब्लम दिया है कि मैं आपको कुछ सीक्वेंस दी जा रही है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह कहा गया है कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आपके पास एक प्लेन है और आप उस बॉल को ऊपर की तरफ उस प्लेन पे फेंक रहे हैं। तो पहले सेकंड में उसने 24, उधर से यूनिट देख लें, 24 मीटर या जो भी बताया जा रहा है उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है 24, फिर जो भी यूनिट ले रहा है। फिर नेक्स्ट सेकंड में मीन दूसरे सेकंड में उसने 21 का डिस्टेंस कवर किया, फिर थर्ड सेकंड में उसने 18 का डिस्टेंस कवर किया। तो कहते हैं अब ये जो प्रोसेस चल रहा है तो आप बताएं कि 8वें सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब 8वें सेकंड तक पहुंचने के लिए आपके पास अब फार्मूले हैं कि 8वीं टर्म को आप लिख सकते हैं a1 प्लस 8 माइनस 1, बोलें क्या 7d। अब यहाँ से आप लोगों ने पहले डेटा सेट करना है। बताएं फर्स्ट टर्म क्या है, 24 है। कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स माइनस कर दिया। ठीक है, कौन सी टर्म पूछी जा रही है, ठीक है 8वीं टर्म पूछी जा रही है। ठीक है, इस सीक्वेंस की जो 8वीं टर्म आएगी वो बेसिकली वो जो बॉडी को आपने ऊपर थ्रो किया था तो उसके 8वें सेकंड का डिस्टेंस आएगा। तो ये ले मैंने इस फार्मूले में वो जो कल के रिजल्ट्स आपके पास थे वो इसमें मैंने पुट किए, तो वहाँ से इसकी जो 8वीं टर्म है वो 3 आ रही है। तो यहाँ से मैसेज बना कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड्स में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, वो आपके पास है। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आके आप लोगों की जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी या जिसको आप लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं उनके जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों के सामने आ गए। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरीके से अब आप लोग जब आगे जाएंगे तो अब आपके पास इसमें आ रहा है कि आपको ये बताने जा रहा है कि अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं, सपोज a है और b है, और आप इनके अंदर n अरिथमेटिक मीन्स डाल देते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, तो ये जो आपके पास सीक्वेंस बनेगी तो ये आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस होगी। और याद रखें उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ये मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया कि ये जो आपको सीक्वेंस नज़र आ रही है इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n नहीं होंगे। इस सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n+2 होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि ये आपको जो b नज़र आ रहा है, b जो कि सीक्वेंस की आखिरी टर्म है, लेकिन इस सीक्वेंस में n+2 टर्म्स हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a सब n+2 इक्वल्स टू b। फिर हमें d की ज़रूरत पड़ती है। अब आप इसके ऊपर जनरल टर्म का फार्मूला लगा दें। देखें फर्स्ट टर्म प्लस n-1,
n-1, तो बताएं यहाँ पे आपका n क्या है, n यहाँ पे आपके पास n+2 है, तो देखें n+2 -1 इंटू डी। फिर आप इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लें, ये जो आपके सामने रिजल्ट आ गया, इसी पेज पे वापस आए स्टूडेंट, an+2 इक्वल्स टू बी, ये जो आपने फार्मूले में पुट किया है इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a बाई n+1। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने a1 निकालना है, हमें a1 की ज़रूरत है, तो a1 जो होगा वो होगा a1 प्लस डी। आप देख सकते हैं a1 को, आप देखें ना a1 ये इक्वल होगा, ये सेकंड टर्म है, इसको आप लिख सकते हैं a1 प्लस सेकंड के लिए क्या लिखते हैं 2 - 1, मीन d लिख लिया आप लोगों ने। फिर बताएं a2 के लिए क्या लिखेंगे, a2 के लिए फिर आप लिखेंगे a1 प्लस 2d, a3 के लिए लिखेंगे a1 प्लस 3d, तो फाइनल में आएंगे तो an की जगह लिखेंगे a प्लस n, और फिर वो जो d है b माइनस a बाई n+1 वो आप लोगों ने इसमें पुटिंग्स करनी होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आज की क्लास में आप लोगों का एक और टाइटल भी स्टार्ट मैंने किया है। आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को 2 टाइटल्स दे रहा हूँ, एक तो इन्होंने अरिथमेटिक सीक्वेंस पे काम करना है और एक इन्होंने जाके फिर अरिथमेटिक मीन पे काम करना है। ठीक है, इसके ऊपर भी फिर उन्होंने आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, कहता है कि आप मुझे 6 और 41 के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन्स डाल के दें। तो मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप पहले इसका प्रोसीजर देख लें। ठीक है, आपको 3 अरिथमेटिक सीक्वेंस की 3 टर्म्स चाहिए, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को तो पहले डी की वैल्यू तो होनी चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कि 6 A1 A2 A3 अप टू, अच्छा ये 41 जो है 6 A1 A2 A3 और ये 41, ये आपके पास जो एक फाइनाइट सीक्वेंस बनी है ये आपके सामने, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब आप इसका डेटा सेट करें, फर्स्ट टर्म जो है वो इसकी 6 है, लास्ट टर्म जो है वो इसका an है, d जो है वो हमें चाहिए और n जो है वो क्या है 5 है। आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें n की जगह 5 डाल दें। अब मेरे स्टूडेंट्स इस फार्मूले में आके अब इसमें पुटिंग करेंगे, बताएं an मीन लास्ट टर्म तो उसकी जगह 41 लिख दें, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म की जगह 6 लिख दें, n-1 इंटू डी तो n की जगह लिख लें n, कितनी टर्म्स हैं इसमें 1 2 3 4 5, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा होगा 5 - 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने उसी तरीके से सॉल्व करें, ब्रैकेट्स वगैरह खोलें, वहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। फिर मेरे स्टूडेंट से 3 अरिथमेटिक मीन पूछे गए, मीन a1 a2 और a3। अब a1 निकालने का तरीका है a1 प्लस डी, बस जस्ट पुटिंग करें। a2 निकालने का फार्मूला है a1 प्लस 2d, जस्ट इसमें पुटिंग करें। हाँ, ये आप बैठ के खुद करें, फिर जिन स्टेप्स की समझ नहीं आती फिर मुझे भेज दें, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। और a3 निकालने का फार्मूला है a1 प्लस 3d, तो a1 की जगह 6 लिखें, यहाँ से देखें कि फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, और फिर लिखें 3 की जगह 3 और d, तो d के लिए फिर वही बात है कि आप n इक्वल्स टू किस पे आ गए, देखिए ना d की वैल्यू, तो फिर आप लोगों ने d की वैल्यू इसमें पुट कर दें, वो ये आ जाएगी। फिर आप इसको कैंसिल कर दें, जो जो कटते हैं काट दें और इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आंसर्स आएंगे। यानी कि पहला अरिथमेटिक मीन ये है, दूसरा अरिथमेटिक मीन ये है और तीसरा अरिथमेटिक मीन ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो कहते हैं 10 द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स आर, ये वो नंबर्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी आप लोगों ने ट्राई करना है। इसकी दूसरा पार्ट जो है वो मैंने आपको होम टास्क दिया है, वो आप इसी को देख के थोड़ा सा ट्राई करें, फिर प्रॉब्लम हो तो मुझे ग्रुप में सेंड कर दें, मैं आपको उसकी सोल्यूशन करवा दूंगा। इसी तरीके से फिर आगे जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये बताया जा रहा है कि ये आपके सामने जो नंबर है an+1 प्लस bn+1 डिवाइडेड बाई an प्लस bn, ये जो नंबर है ये नंबर a का और b का क्या है अरिथमेटिक मीन है। दोबारा सुने, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस स्टेटमेंट में आपसे n की वैल्यू पूछ रहे, लेकिन इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये a और b का कौन सा मीन है, अरिथमेटिक मीन है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन्स दो नंबर को निकालने का फार्मूला है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है स्टूडेंट। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जाके इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 को मल्टीप्लाई करें a रेस टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेस टू पावर n प्लस 1, और a प्लस b को मल्टीप्लाई कर दें a रेस टू पावर n प्लस b रेस टू पावर n। फिर आप ये ब्रैकेट्स खोल दें, इस 2 को मल्टीप्लाई करें, इस 2 को कर लें, और इधर भी देखें a को an के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर a को bn के साथ करें, फिर b को an के साथ करें, फिर b को b की पावर n के साथ करें। ये देखें मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। फिर आपको पता है जहाँ बेसिस सेम है वहाँ पावरें ऐड हो सकती हैं। ये हो जाएगा a n प्लस 1 a इंटू बी एन, ए एन इंटू बी, और b रेस टू पावर n प्लस 1। फिर आप कोशिश करें 2an प्लस 1 यहाँ भी है, an प्लस 1 यहाँ भी है, इसको आप यहाँ शिफ्ट करके इससे माइनस कर दें। तो बताएं 2an प्लस 1 में से माइनस कर दें an प्लस 1, तो यहाँ से a रेस टू पावर n प्लस 1 आएगा। फिर इसी तरीके से 2b वाला 2b इससे माइनस करें तो वहाँ से ये आ जाएगा, और उधर जो टर्म्स रह जाएंगी वो आप लोगों ने इसी तरीके से लिख लेनी है। ठीक है, तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा आप इसके ऊपर आज ड्रिल कर लें, फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद इसको आप ज़रा स्प्लिट कर दें। a रेस टू पावर n प्लस 1 को आप लिख सकते हैं a रेस टू पावर n इंटू a। इसी तरह b की पावर ये जो n प्लस 1 है इसको भी आप तोड़ के इस तरह लिख सकते हैं। इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि अब हम a n वालों को एक साइड पे ले आते हैं और इन b n वालों को एक साइड पे लेके आते हैं। अब a रेस टू पावर n कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा a माइनस बी, और b रेस टू पावर n कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा a माइनस बी। तो पेज नंबर 12 पे आएँ तो फिर हमने वो जो कटिंग करने के बाद एक साइड पे a रेस टू पावर n रह गया और दूसरी साइड पे b रेस टू पावर n रह गया। फिर आप कोशिश करें इसको दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें। ठीक है, और फिर आपको पता है कि आप इसको होल पावर लिख सकते हैं a बाई बी होल पावर n, और यहाँ पे 1 भी है तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस 1 को a बाई बी होल पावर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो बताएं बेसिस सेम है, आप पावर को इक्वल ले लें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब पिछले पेज पे जो स्टेटमेंट है अगर उसमें आप n की जगह 2 पुट कर दें, n की जगह 0 पुट कर दें, तो फिर याद रखिएगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास a और b का अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। तो आज खैर मैंने होमवर्क आपको नहीं दिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने खुद सॉल्व किए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब आ जाएं, एक दो क्वेश्चंस आप लोगों के रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहते हैं कि मैं आपके स्टूडेंट्स को 5 और 8 के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स डाल के देता हूँ। अब कहते हैं कि आपने बताना है कि इनका जो सम है वो किसके इक्वल आएगा। मतलब ये कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 ये किस तरीके से आएगा। तो मेन चीज़ आप पहले जाके डेटा बनाएं। यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लें वो 5 है, लास्ट टर्म ले लें वो 8 है, n देख लें वो 7 है। आपको क्या चाहिए, आपको d चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे स्टूडेंट जाएंगे, इसका जो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप इसमें ए एन की वैल्यू भी डाल दें, ए की भी डाल दें, एन की भी डाल दें, डी की वैल्यू मेरे स्टूडेंट्स को चाहिए। ठीक है, तो इस 5 को यहाँ भेज दें तो 8 माइनस 5 और इधर हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है 5, इसको आप सॉल्व कर लेना। इस 5 को तो आपने वहाँ भेज दिया तो 7 माइनस 1 से 6 डी आ जाएगा। अब डी निकालने तो 6 को आप दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर आपको सर ने कहा है कि मुझे 5 बताओ। ठीक है, तो पहले आपने a1 निकालना है, a1 प्लस डी पुटिंग कर लें। फिर आपने a2 निकालना है, a1 प्लस 2d जाएँ पुटिंग कर लें। डेटा मैंने अपने स्टूडेंट्स को बना के दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म तो आप यहाँ से देखा करें 5, और कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ से देखा करें, वो क्या है 1/2। तो ये मेरे स्टूडेंट फिर जाके a1 a2 a3 a4 a5 ये फिर आप लोगों ने ट्राई करना होगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट। अच्छा, अब आ जाएँ इसी ही क्वेश्चन में उन्होंने एक और बात भी बताई है। ये अभी जो मैंने क्वेश्चन शुरू किए उसमें ये कह रहा है कि आप ये प्रूफ करें कि आपने ये जो 5 अरिथमेटिक मीन निकाले हैं ये इक्वल होगा 5 टाइम्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये कहते हैं मुझे प्रूफ करके दो कि अगर आप दो नंबरों के दरमियान आपने जो 5 अरिथमेटिक मीन्स डाले हैं तो उनका जो सम है वो इक्वल हो जाएगा कि आप n मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 निकालें तो ये दोनों रिजल्ट सेम होंगे। तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स, मैंने इसमें पुटिंग की है। ये देखिए मैंने इसमें सारे मीन्स डाले हैं। कौन से मीन्स डाले हैं? अरिथमेटिक मीन। पहला अरिथमेटिक मीन 11/2 है, दूसरा अरिथमेटिक मीन 6 है, तीसरा अरिथमेटिक मीन आप देख सकते हैं, फिर चौथा अरिथमेटिक मीन है, फिर 5वां अरिथमेटिक मीन है। अब आप इसका निकालें
क्या एलसीएम बताएं। 2 4 इसका जो एलसीएम होगा वो आपके पास आ जाएगा 2, इन सब का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 + 12 + 13 + 14 + 15, ठीक है। और उस साइड पे है 5 टाइम्स a + b / 2। तो आप देख रहे हैं इधर से जो रिज़ल्ट आपके पास आया है 65/2 और इससे जो रिज़ल्ट आया है वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ मैंने अपने स्टूडेंट्स को लिख के दिया है कि आपने वो जो 5 अरिथमेटिक मीन्स का जो सम निकाला है वो इक्वल है 5 टाइम्स बताएं किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये खैर अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चंस भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स आज बैठ के इनको देखते जाएं, फिर जहाँ जहाँ आप लोगों को इश्यूज़ हैं फिर मुझे बताएं, मैं आपको इनके आंसर्स देता जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएँ अभी लास्ट जो क्वेश्चन आज की क्लास का चल रहा है, अब उसकी तरफ आ जाएं। ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाएं। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है, बाकी आप स्टेटमेंट ज़रा बुक से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे इसका आइडिया जो है वो दे देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 2 नंबरों के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स डालने का कहा गया है और ये भी बताया गया है कि इसका जो तीसरा मीन है और इसका जो 7वां मीन है उनकी रेशो करने से 7/13 आ रहा है। तो अब कहते हैं बताएं कि हमने इन 2 नंबरों के दरमियान कितने अरिथमेटिक मीन्स डाल के आए हैं। फिर सुन लें, आपको 2 नंबर गिवन हैं, कहते हैं मैंने इन 2 नंबरों के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स डाल दिए हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि तीसरा अरिथमेटिक मीन और ये जो आपके पास 7वां अरिथमेटिक मीन है इनका जो रेशो है वो है 7/13। तो अब कहते हैं बताएं कि हमने इन 2 नंबरों के दरमियान कितने अरिथमेटिक मीन्स डाले थे, कि उसमें जो 7वां अरिथमेटिक मीन आता है और उसका जो तीसरा अरिथमेटिक मीन आता है, तो तीसरा अरिथमेटिक मीन और 7वें अरिथमेटिक मीन का जो फ्रैक्शन है वो बन रहा है 7/13। तो खैर अब आपने इस ना करना है। अब देखिए तीसरे आप रेशो का मतलब डिवीजन है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब A3 का मतलब ये है कि वो जो तीसरा अरिथमेटिक मीन है वो उसका फार्मूला है A1 + 3D और 7वें का फार्मूला है A1 + 7D। बस फिर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और यहाँ से मेरे स्टूडेंट्स को D की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ये आज की क्लास का लास्ट पेज चलेगा ये। तो अब आपने क्या करना है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, सारा प्रोसेस होता गया, तो आपके पास आखिर में ये बन गया 6A1 = ये आपके सामने 10D। फिर आप इसमें D की वैल्यू डालें। अब इसको आप लोग ज़रा जाके ख़ुद सिंप्लीफाई कर लें, तो N की वैल्यू क्या आती है, 8 आती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो जो 2 नंबर्स थे, ठीक है, उनके दरमियान हमने कितने अरिथमेटिक मीन्स डाले थे, उनके दरमियान हमने 8 अरिथमेटिक मीन्स डाले थे, ठीक है मेरे स्टूडेंट। तो ये फिर आप लोग आज इसको भी अच्छे तरीके से देख लें। अच्छा देखें, कुछ स्टूडेंट्स के वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे। एक स्टूडेंट्स कह रहा था कि सर ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है इनकी आप प्रूफ्स करके दे दें। तो उसमें यह है कि वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, क्योंकि उनके प्रूफ्स में कुछ इस तरह के रिजल्ट्स इस्तेमाल होते हैं जो अभी आप लोगों के लेवल्स के कोर्सेज़ में नहीं बताए जाते, इसलिए आप उन चीज़ों की प्रूफ्स में मत। सिर्फ उन्होंने आपको ये बताया था कि स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिपल प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं। तो उन्होंने यूजेस के लिए बताया कि हम इसकी मदद से जो टेट्राहेड्रन है उसकी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आया था कि सर मतलब ये कि हम जब स्टडी कर रहे हैं बुक को, तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला देखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला देखते हैं एंगल्स के लिए, तो कुछ जगहों पे उन्होंने मैग्नीट्यूड के अंदर जो वेक्टर लिखते हैं उस पे वो वेक्टर का साइन लगाते हैं और कुछ जगहों पे नहीं लगाते। तो खैर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो आप उस वेक्टर को जब आप मॉडुलस के साइन में बंद करते हैं तो आप उस पर मैग्नीट्यूड आप उसके ऊपर एरो का साइन लगाएं या ना लगाएं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो खैर अच्छी बात यह कि जब आपने प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद होगा मैंने जब आपको चैप्टर नंबर 3 क्लास में शुरू करवाया था तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो जहाँ भी आपको वेक्टर नज़र आता है आप कोशिश करें कि आप उन पे एरोस ज़रूर डालें। तो ये लें डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों को कुछ काम दे दिए। अब आप खुद बैठ के सुकून से आप इसको ज़रा सुने और इस पे ज़रा सी आप प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप लोग इनको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है जी। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।